मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में, जहां पर आप देख रहे हैं कि इन दिनों विशेष तौर पर चुनाव की चर्चाएं हमारे साथ चल रही, चुनाव तर्क वितर्क चल रहा है। प्रत्याशी, जिला पदाधिकारी या जो भी राजनीतिक दल हैं, समस्त राजनीतिक दलों से अपना प्रयास है कि उनकी बातों को जानने का हर संभव प्रयास करें। क्षेत्र के लिए कौन क्या करना चाहता है, क्षेत्र की गतिविधियों पर से लेकर के और उन तमाम समस्याओं तक हमारा अथक प्रयास है कि हम उनको आप सभी के समस्त जनता के सामने जो है तो ला करके रख सकें। आज की इस हमारी खास चर्चा में संदीप पडवार जी हैं, आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष, अनूपपुर से हैं। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, चुनावी मुद्दे हैं और इनमें कई सारी विसंगतियां भी देखी जा रही हैं, खासतौर पर क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के, तो आम आदमी पार्टी जो है किस तरह से जो है तो इस चुनाव को लड़ने वाली है और क्या आप लोग जो है तो अनूपपुर जिले समेत मध्य प्रदेश की समस्त सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो आरबीएन परिवार, नेटवर्क परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सर जी, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी और अनूपपुर ज़िले के तीनों विधानसभा सीट, अनूपपुर, कोतवाल, पुष्पराजगढ़ में पूरे शक्ति और मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी मैदान पे आएगी, जनहितैषी मुद्दों के साथ और एक एक जनता जिनके समस्या हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी चुनावी मुद्दे पर रहेगी। आम आदमी पार्टी एक विचारधारा और संघर्ष से निकली पार्टी है। आम आदमी पार्टी हमेशा लोगों का रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए तत्पर आगे रहती है। जैसे हमारा दिल्ली का मॉडल उठा के देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का शिक्षा व्यवस्था दिल्ली पे, स्वास्थ्य व्यवस्था और रोजगार व्यवस्था, उसके बाद दिल्ली से होकर पंजाब, और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी अब मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाकर सभी के लिए समान शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करेगी। यह आम आदमी पार्टी का मुख्य विचारधारा है। अनूपपुर जिले के तीनों विधानसभा सीटों को लेकर के किस तरह का आप लोगों का प्रयास होगा और कौन कौन से आपके ऐसे पास मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप सबसे पहले सामने आना चाहेंगे और किस तरह से इस चुनाव को फेस करने वाले इस तीनों विधानसभा को लेकर के? देखिए सर, मुद्दों की तो कमी नहीं है। यह ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है। अनूपपुर जिले के जैसे पुष्पराजगढ़ में मुद्दों की कमी नहीं है। पुष्पराजगढ़ में वर्तमान में जैसे हमारे कांग्रेस के विधायक जी भी हैं, आदरणीय सांसद महोदय जी बीजेपी के हैं, तो मैं देख रहा हूं कि पुष्पराजगढ़ में खास तौर पे इतनी भारी समस्या, जैसे स्वच्छ पानी को पीने का मैंने अभी कई बार दौरा किया। 42 ऐसे गांव हैं पश्चिमी क्षेत्र में, खास तौर से पुष्पराजगढ़ में, जहां साफ पानी पीने की व्यवस्था ही नहीं है। लोगों को भटकना पड़ रहा है पानी पीने के लिए, बिल्कुल भी पानी की व्यवस्था नहीं है। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वो छोटे छोटे झीलों से पानी उठा के ला रहे हैं, उसमें भी स्वच्छ पानी नहीं है। बीमार पड़ जाते हैं दूषित पानी पीने से। और ये स्थितियाँ ये है कि राजेंद्र ग्राम, वहाँ से पुष्पराजगढ़, वहाँ पर जो जर्जर मार्ग है, हालात ऐसे हैं पश्चिमी क्षेत्र पे खास तौर से कि मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 से ढाई घंटा लग रहे हैं। स्थितियाँ वहाँ पर निर्मित है जहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं, जो सरकार में भी है अभी, केंद्र और बीजेपी में, और विधायक जी हैं कांग्रेस के। वहाँ पर ये हालात हैं, उनका मुख्यालय है, लेकिन किसी को सुध नहीं है। तो आम आदमी पार्टी चाहती है हम मुद्दों के साथ लड़ेंगे, हमारी सरकार बने ना बने, लेकिन लड़ाई तो हम सरकार के लिए भी जाएंगे और इसमें कोई शक नहीं है। अगर नहीं भी आते हैं हम लोग, तो लोगों का एक जो मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे, हर व्यक्ति के भी मुद्दे, उनको हम एक राजनीतिक मध्य प्रदेश के पटल पे उठाकर रखेंगे। आम आदमी पार्टी सदैव तत्पर है कि एक एक मुद्दे को हमारा विधायक बने ना बने, ये विषय नहीं है। हम चुनाव पे जाएं ना जाएं, ये विषय नहीं है, लेकिन हम लोगों के विश्वास पे खरा उतरें, लोगों की समस्याओं को लेकर हम आवाज़ उठाएं। यह आम आदमी पार्टी का मुख्य मुद्दा है। अभी हाल फिलहाल अगर क्षेत्र के मुद्दों की बात करें तो आपको पता होगा कि रोजगार और एक तरफ पलायन, क्योंकि धीरे धीरे करके आपका चाहे कोयलांचल क्षेत्र की बात करें या फिर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें या फिर उद्योग से जुड़ी हुई बात हो, क्योंकि आज देखा जाता है कि अनूपपुर ज़िले में किसी तरह की कोई कमी नहीं है।
लेकिन संदीप जी, कहीं ना कहीं पर जब चुनाव का समय आता है तब उन मजदूरों को जो है तो कुछ पैसे दे करके वोट डालने के लिए तो बुलाया जाता है, लेकिन उसके बाद स्थितियाँ कुछ और होती हैं। नहीं, आपने सही सवाल किया कि हमारा अनूपपुर ज़िला रोजगार से पर्याप्त यहाँ पर हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, जैसे माइंस के हैं, अपने पावर प्लांट मौजरबेर जतहरी में है, लेकिन सिस्टम की कमी है यहाँ पर। मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक कोटा तैयार करिए स्थानीय लोगों को। ऐसा नहीं है क्या हमारे यहाँ की रोजगार पाने के लिए युवाओं में किसी प्रकार से कमी है क्या? टेक्निकल हैं, ऐसा नहीं है। लोगों के पास वो सोच और शक्ति है जो कुछ कर गुजरने के लिए, लेकिन आप उनको एक बार परखिए, स्थान दीजिए। यहाँ पर सिस्टम का पूरा फेलियर है, असफलता है कि बाहर के लोगों को पैसे लेकर, महत्व देकर, राजनीतिक रसूखों के कारण भर्ती किया जा रहा है। ये हमारी असफलताएं हैं। हमको स्थानीय जो बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, उनको महत्व देना पड़ेगा हर हाल पे। आम आदमी पार्टी इन्हीं विषयों पे काम कर रही है। आप बिल्कुल उनको दीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। ऐसा कोई सीख के नहीं आता है कि बाहर के लोगों को भी आपने भरकर मौजरबेर या कोयले वाली जितनी भी माइनिंग है वहाँ पर भरे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए भी एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि वह उस योग बने, और हैं भी, पर तराशना आपको है। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर पूरा सिस्टम का फेल्यूर है, रसूखदारों के वजह से, राजनीतिक कारणों से, कि लोगों को बाहर से लेके पैसा लेके दुनियादारी करके यहाँ पर भर्तियाँ किया जा रहा है। तो इसमें पूरा सिस्टम का फेल्यूर है, और शासन यहाँ पर एकदम आंख मूंद कर बैठी हुई है। तो यह बहुत अव्यवस्था है। मैं इसका निंदा भी कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अभी इसका सबसे बड़ा एक कारण हुआ कि अनूपपुर ज़िले के करीबन 30 से 35 लोग, पलायन तो हज़ारों लोग कर चुके हैं। कोई गुजरात चला गया, कोई कहाँ चला गया। पेट पर्दे का सवाल है, लोगों की रोजी रोटियाँ नहीं चल रही है। राजकोट गए हुए थे गुजरात पे, मामला क्या हुआ? सबसे पहले तो वहाँ की सरकार ही लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। जब आम जनता और बेरोजगारों को सुरक्षा नहीं दे पा रही, तो आपकी फिर शासन पे रहने ना रहने का क्या मतलब? यहाँ के 30-35 लोगों के साथ बुरी तरीके से, जानवरों जैसा उनके साथ भेदभाव किया गया और मारपीट किया गया। तो कारण जो भी रहा हो, मैं सरकार से भी पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप सिर्फ वोट लेने के लिए लोगों के पास आते हैं? क्या किसी को सुध आपको 5 साल नहीं मिलती? तो बार बार कह रहा हूँ कि सिस्टम की फेल्यूर है। जब तक एक नेता को सरकार में आए हुए एक जिम्मेदारी, चाहे सरकार के पदाधिकारी हों चाहे कोई भी हो, जब तक वो नहीं सोचेगा कि मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है, मैं एक एक जनता के पास उनकी क्या समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं क्या है, जिस तरीके से आज देश और प्रदेश में महिलाओं की असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसको जब तक हर सरकारें, चाहे वो सरकार पे रहे, विपक्ष में रहे, कुछ भी रहे, जैसे आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारी सरकारें बनेगी तो ही हम सेवाएं देंगे। हम सेवाएं जब भी देंगे जब हम सरकार पे नहीं रहेंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे, रोजगार की आवाज़ उठाते रहेंगे, शिक्षा संबंधी आवाज़ उठाते रहेंगे, स्वास्थ्य के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हम सबसे बड़ी आम आदमी पार्टी की आवाज़ ये है कि हम ज़मीनी स्तर पे, राष्ट्रीय मुद्दे अलग चीज़ हैं, राष्ट्रीय मुद्दे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़मीन पे आप जाके देखिए, लोगों के पास अभी का भोजन है। ऐसे बहुत सी इलाके हैं अभी भोजन है, दूसरे टाइम की व्यवस्थाएं नहीं है। लोगों बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन उनको कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है, लोगों को कुछ जानकारी नहीं है। 50-50, 60-60 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ रहा है। अभी नदियाँ आ रही हैं, पुल नहीं है, वहाँ पर लोग खटिया पे लेके मरीजों को, कई घटनाएं सामने आ चुकी जी हाँ, सामने आ रही है। तो ये ज़्यादा दूर की बातें नहीं है कि हम टीवी न्यूज़ चैनल और पेपर में देख के हम बात करें। हमारे पुष्पराजगढ़ पे आप चले जाइए, पश्चिमी क्षेत्र में मैं बता दे रहा हूँ, गोंदा गोंदी एक ऐसा क्षेत्र है, सरई तरंग, यहाँ पर अगर पानी गिर गया, बरसात हो गई, तो लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने में बहुत मुश्किल होता है। आज सरकारें ज़रूर लाख दावा करें और वादे भी करें कि हमारा देश आज़ादी के 75-76 साल पार हो गए हैं, आज अमृत महोत्सव कुछ भी कर लो, लेकिन जनता के बीच में वो खुशियाँ और वो अमृत नहीं है। आप जाके देखिए, स्थितियाँ देखिए कि लोग किस स्तर पे जी रहे हैं। अभी आपको भी एक चीज़ें मैं बताऊं तो शायद अचंभित हो कि आलू लेने के लिए एक सब्जी का एक बड़ा
आलू एक ऐसा चीज़ है कि सब जगह मिक्स हो जाता है। आलू लेने के लिए भी लोग 2-2 4-4 किलोमीटर जाते हैं। ऐसी स्थितियां हैं, कारण वहाँ पर कोई दुकान खोलना नहीं चाह रहा है। घुटने घुटने भर कीचड़ है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर वो क्या करेगा। तो सरकार की विफलता है और सरकार लाख वादे करती है। आप देखिए रोड और सड़क का मामला, आप सिर्फ मुख्य मार्गों को बना के और यह टीवी और न्यूज चैनल पत्रकारों को आप दे दीजिए कि हम आज चमाचम रोड ये सरकार में हो गई, ये चीज़ें नहीं हैं। आप चलिए, आप देखिए गांव तक लोग कैसे पहुंच रहे हैं, जर्जर मार्ग हो गया है। वहाँ पर गाड़ी चलना तो दूर की बात है, वहाँ पर साइकिल नहीं जा पा रहे हैं, लोगों को पैदल चलने की भी बहुत दिक्कत है। विद्यालय और स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थितियाँ, जरा उन पर फिर प्रकाश डालेंगे। देखिए विद्यालय तो मध्य प्रदेश में तो लगभग 74,000 विद्यालय हैं, उससे ऊपर है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि कम से कम 10,000 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों की संख्या एकदम नील है, 0, 10,000। और 10,000 से ऊपर विद्यालय हैं जिसमें मात्र औसतन 1 शिक्षक है। तो अव्यवस्था तो इतनी है कि मध्य प्रदेश सरकार अतिथियों के दम पे आज विद्यालय चला रही है और आज उसी अतिथियों को आज ना कोई महत्व दिया जा रहा है, न किसी प्रकार से कोई उनके लिए सुविधाएं बनाया जा रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा देश की सबसे बड़ी रीढ़, विकास की रीढ़ शिक्षा है। शिक्षा पे काम करना पड़ेगा। आदरणीय केजरीवाल जी का हमारा मुद्दा है कि हम सबसे पहले गांव-गांव तक बेहतर और मजबूत शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा बच्चों को कैसे दें, इसके लिए हमें पर्याप्त शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी। स्कूलों में साफ पानी पीने की व्यवस्था करना पड़ेगा, स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था करना पड़ेगा, तभी हम पूरी तरीके से विकसित और मजबूत हो पाएंगे। हम कागजों में तो हैं, मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि हम विद्यालयों की पूरी भर्ती कर दी, पर्याप्त हमारे पास शिक्षक हैं, पर्याप्त हमारे बच्चों के पास साफ पानी पीने का आ रहा है। आप देखिए मैं अनूपपुर जिले की बात करूंगा, पूरी अनूपपुर जिले में यही स्थितियां हैं कि आप किसी भी विद्यालय में अगर टंग भी गया है, सिंटेक्स ऊपर टंगा भी है, तो वहाँ पर पानी भी नहीं आ रहा है। शौचालय अगर बना भी है तो वहाँ पर किसी प्रकार से उपयोग ही नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का एकदम जीता जाता उदाहरण है। तो मैं मानता हूँ शिवराज जी कहते हैं कि हम विकास किए हैं, पुल बन गया, रोड बन गया, सड़क बन गया, विद्यालय बन गया, मैं मानता हूँ, लेकिन विद्यालय और सड़क कहाँ बने हैं? कागज में बने हैं। पुल कहाँ पर बना है? कागज में बने हैं। तो ये स्थिति है, इससे ऊपर उठ के सरकारों को आना पड़ेगा। राजनीति करना ये मात्र नहीं है कि हमारी सरकार बन गई तो हम राजनीति कर लें। शिक्षा की बात की, तो क्या इस बार होने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव जो कि कुछ महीनों पश्चात चुनाव होना है आपके, तो क्या इस बार के होने वाले चुनाव में जैसे बाकी राजनीतिक दल करते थे कि किसी भी तरह के प्रत्याशी को मैदान में उतार देते थे, या फिर ये देखा जाता था कि प्रत्याशी उस लायक है या नहीं है, काबिलियत रखता है नहीं रखता, उसके अंदर वो क्षमता है या नहीं, क्योंकि व्यापारी वर्ग उसे चुनाव लड़वा देता था, शिक्षित है नहीं है ये कोई देखने वाला नहीं होता। तो क्या आम आदमी पार्टी भी कुछ ऐसा ही करेगी, या फिर आम आदमी पार्टी की विचारधारा अलग है चुनाव को लेकर के? देखिए सर, बात शिक्षित की बात है तो शिक्षित तो होना चाहिए। हम डेमोक्रेसी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर जा रहे हैं तो हमें शिक्षा का होना जरूरी है। हम जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो जब तक हम शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम कार्य कैसे कर पाएंगे। चाहे जन मुद्दों की बात हो, चाहे एक प्रशासनिक व्यवस्था की बात हो, तो शासन वहाँ पर कैसे अपन चला पाएंगे। तो हमारा जो प्रत्याशी होगा, खास तौर से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी, हम एक युवाओं के ऊपर और जो शिक्षित हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी जाएगी, ताकि देश में एक शिक्षा का मॉडल बेहतर बन सके। जैसे हमारे आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली पे कर रही है, वह मध्य प्रदेश में भी करेगी। शिक्षित लोगों का ही होना जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ही विजन है कि हमारा मध्य प्रदेश और पूरा देश शिक्षित होगा, तभी हम इंफ्रास्ट्रक्चरों में, जैसे हमारी सेवाओं का क्षेत्र हो गया, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो गया, वहाँ पर हम कार्य कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें कि आपने जैसे कहा कि व्यापारी वर्ग के लोग किसी को फोर्स करके, किसी को प्रेस करके आगे लाते हैं, ये सीधी सी बात है। मैं डायरेक्ट कहूँगा, सीधी सी बात है कि ऐसे लोगों को चुनते हैं जो अनपढ़ टाइप में नेता है, उनको जिताओ, जिताने के बाद उनके ऊपर राज किया जाए। राज ऐसे किया जाए, पुल का ठेका हो, सीसी रोड का ठेका हो, ये विद्यालय का आया, ये भवन का आया, वहाँ पर उसके ऊपर सीधी सी बात है वो अज्ञानता की कमी की वजह से इतना पैसा में टेंडर लिया, पूरा पैसा जितना लागत होना था उसका 60-70% पैसा
ये जितने भी व्यापारी हों चाहे ठेकेदार हों, पूरा हजम, उसके बाद 20% पे काम होकर जर्जर निर्माण करना। स्थितियां क्या हो रही है, 2 साल में पुल बह जा रहे हैं, साल भर में पुल बह जा रहे हैं, स्कूलें जर्जर हो जा रही हैं, भवनें जर्जर हो जा रही हैं। तो यह व्यवस्था है, सीधी सी बात है, जो शिक्षित होगा, जब ईमानदार होगा, तभी हमारा देश आगे होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी शिक्षित लोगों को, ईमानदार लोगों को टिकट देगी और चुनाव लड़ाएगी। अब मेरा एक सवाल है, क्या है, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहेंगे, अगर आप जनप्रतिनिधि चुनना चाहेंगे, थोड़ी देर के लिए राजनीति को किनारे कर देते हैं, तो आप कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहेंगे, खासतौर पर विधायक के रूप में? सर, जनप्रतिनिधि तो हमारा ऐसा हो कि चुनाव जीतने के बाद, जहां अभी तक देखा जा रहा है कि जस्ट उल्टा हो जा रहा है कि नेताएं चुनाव आते तक घर घर जाते हैं, उसके बाद वही जनता चुनाव जब जीत जाता है विधायक, तो उनके घर जाके लंबी लाइनें लगाए जाते हैं। हमारा नेता ऐसा होगा कि चुनाव जीतने के बाद भी वह प्रक्रिया, वह क्रम, घर घर जाकर समस्या, चाहे उसके राशन कार्ड की समस्याएं हो, चाहे उनके पेंशन की समस्याएं हो, चाहे उनके विद्यालय में बच्चों की फीस को लेकर हो, चाहे अच्छी शिक्षा को लेकर, कोई भी समस्याएं, वह विधायक हमारा एक एक घर घर जाकर, और ये संदेश है केजरीवाल जी का, हमारे आम आदमी पार्टी का संदेश है कि एक एक घर, जैसे आपने वोट मांगा है, यह जिम्मेदारी भी आपकी है कि 5 साल आप उस घर पे जाके दरवाज़ा खटखटाइए, आप पूछिए, हमको वो बताने नहीं आए, हम उनको पूछने जाएंगे कि आप ठीक हैं, कैसे हैं, आपको किसी प्रकार से समस्या नहीं है। हमारा यह कर्तव्य और हमारा यह धर्म भी बनता है कि हम विधायक बनने के बाद हमारे आम आदमी पार्टी पे, और नहीं भी बने कोई बात नहीं, जनता ने अगर आशीर्वाद किन्हीं कारणों से नहीं भी देता है, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम जाके उनको, मुद्दों को, समस्याओं को जानने का हमारा पहला और प्रथम अधिकार और धर्म भी है। चलिए, बस से जुड़ा हुआ एक छोटा सा मुद्दा और होता है संदीप जी, कुपोषण जैसा शब्द, जिसे कहीं ना कहीं पर कागजों में शायद ख़त्म भी कर दिया गया हो, लेकिन आज स्थितियाँ कहीं ना कहीं पर जस की तस हैं। इसके लिए आपका क्या पर्याय है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो सर जी, देश और प्रदेश में कुपोषण का मुद्दा तो बेहद और नाजुक होते जा रहा है। अपन अगर ये कहें कि हमारा देश का भविष्य एक बच्चा, अगर उसको हम उम्मीद करते हैं कि एक छोटा सा पौधा अगर बढ़कर और आगे आकर देश का मजबूत रीढ़ बनेगा और आगे चलकर अर्थव्यवस्था या सेवाओं पे अपना योगदान देगा, उसकी हम सेवाएं और उसको हम ऊपर बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक कारण। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में लगभग 20 से 22 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। साल दर साल, हर पंचवर्षीय ये देखा जा रहा है कि कुपोषण की जो दर है, प्रतिशत, वो बढ़ता जा रहा है। अभी लगभग 30 से 40 हज़ार के आसपास मध्य प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या हो गई है। इसमें अभी तक 92 बच्चे हर प्रतिदिन वो मृत्यु पे समा जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा प्रदेश का, जहां हम लोग इतना दावे करते हैं कि हम एक शिशु के ऊपर ऐसा योजनाएं ला रहे हैं, मातृत्व के ऊपर, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि तो हमें एक कुपंगता के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार लाद दिया है। 92 मृत्यु, आप किसको खो रहे हो? देश की भविष्य, मध्य प्रदेश की भविष्य, जो आगे चलकर कुछ हो सकता था और होता ही, लेकिन सरकारें इस पे बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। तो मैं किसी की भी सरकार बने, इस व्यवस्था के लिए अपील कर रहा हूं कि कम से कम व्यवस्थाएं तो सबकी होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो शिशु हैं, हमारा जहां कुपोषण की बात आती है, कम से कम इसके लिए एक ठोस योजना बनाएं और इस पे लग के राजनीतिक मुद्दों को दूर करके हम लोग सब मिलकर आइए काम करते हैं, जिससे हमारे छोटे बच्चों के भविष्य को बचाएं और एक देश की रीढ़ के लिए हमें एक हम बड़ा पौधा बनाएं। देखिए, एक तरफ एक बड़ी चुनौती है आज कि सारी चीज़ें चुनाव के समय, जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो योजनाएं चालू होती हैं और घोषणाएं चालू होती हैं। दल कोई सा भी हो, सब अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे होते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आज यहाँ पर देखा जाता है कि एक तरफ सरकार की योजनाएं हैं, वो भी मुफ्त योजनाएं,
जिससे कहीं ना कहीं पर डेमोक्रेसी भी डैमेज हो रही है आज। और दूसरी तरफ उद्योग की बात, तो उद्योग की बात यानी कि रोज़गार की बात सरकारें करना नहीं चाहती। तो क्या आवश्यक है आपके हिसाब से, ये मुफ्त की योजनाएं, या फिर सरकार को जो है तो उद्योग या और जो हमारे ये जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या करना चाहिए था इन्हें? देखिए सर, ये जिस तरीके से मुफ्त की योजनाएं जो चल रही है, ये कहीं ना कहीं देश को, प्रदेश को पीछे धकेल रहा है। होना चाहिए मुफ्त, कैसा होना चाहिए कि जैसे आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर हम जिससे वोट ले रहे हैं आम जनता, उनकी स्वास्थ्य की चिंताएं होनी चाहिए। स्वास्थ्य के ऊपर चाहे 1 करोड़ रुपए का लागत लग जाए, पर हम लगाएंगे। उनके बच्चों के ऊपर चाहे 1 करोड़ रुपए फीस आ जाए, पूरी जीवन पे जितना भी लग जाए, लेकिन उसका सरकार भरेगी। रोजगार के ऊपर जो भी खर्चे हो जाएं, ये उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि सरकारें बनने के बाद इनको एक योजनाएं मिलती है, 4500 यूनिट का, एक विधायक मंत्री बन जाने के बाद 4500 यूनिट बहुत कहलाता है, एक गांव नहीं जलाता इतना बिजली। सिर्फ एक विधायक मंत्री को बिजली मिलता है। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ ये है कि एक यूनिट अगर बिजली देने के नाम, अगर मध्य प्रदेश अभी भाजपा अगर भी नहीं सोच रही है, अगर केजरीवाल सरकार कह रहा है कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जनप्रतिनिधि जो विधायक और मंत्री जीत के अगर 4500 यूनिट बिजली अगर फ्री पा रहे हैं, तो क्या अधिकार वो जनता का नहीं है कि 2 से 300 यूनिट बिजली फ्री पाए? तो ये रेवड़ी नहीं है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि शिवराज सरकार सीधा सीधा महिलाओं के जेब में 1000, ठीक है, योजनाएं हैं, देना चाहिए, टैक्स जनता भरती है, चाहे किसी भी महंगाई के रूप में दे रही, जनता टैक्स दे रही है। लेकिन आप एक लालच बस सिर्फ वोट बैंक और वोट की राजनीति कर रहे हैं। 17 सालों तक शिवराज सरकार कहाँ थी जो आज महिलाओं को 1000 रुपये की सुध ले रही है? मैं कह रहा हूँ 1200 रुपया गैस का कीमत हो गया है। गैस से तो सभी जूझ रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना निकाला कि हर महिलाओं का हाथ न जले, हर घर परिवार, घर घर जले, मतलब आपका गैस। लेकिन स्थितियां क्या है, आज एक कोने पे रख दी गई है उस महंगाई की। मोदी जी का ही कहना था कि 2014 के आसपास की जो भी अगर जाइएगा अगर वोट देने के लिए, तो गैस को पहले प्रणाम करके जाइएगा। उस समय 400 450 के आसपास था। लेकिन आज स्थितियां क्या है, 3 गुना 300% उसकी बढ़ोतरी हो गई, तो 1200 रुपये के आसपास है। तो मेरा ये कहना है कि आप लाडली बहना योजना ना देके अगर वही 1000 रुपया आप गैस पे कम कर देते, तो आपकी ही बहना तो कम से कम परेशानियों से बचती। गैस का कीमत कितना हो जाता फिर? 200 रुपये। तो शासन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हर जगह वोट की राजनीति कर रही है। आप दे तो दिए महिलाओं को, उसमें कितने महिलाओं को मिला? 3 एकड़ से उसकी ऊपर ज़मीन नहीं होनी चाहिए, उनकी ये बाइक नहीं होनी चाहिए, उनके घर में किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। ये तो लगभग अब अधिक लोगों के यहाँ। तो जब आपको बहनों की अगर चिंता है, तो मेरा कहना है फिर सभी को दीजिए आप। पर ऐसा नहीं, 17 सालों में याद आया तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार हिचकिचाहट पे आई है, वोट बैंकिंग की राजनीति कर रही है और महिलाओं को दे रही है। तो मेरा भी कहना है कि आप दीजिए, जो टैक्स देते हैं वो जनता को ही लौटाया जाता है, लेकिन उनको सुविधाएं के रूप में दीजिए। अच्छे विद्यालय बनवाइए, अच्छे स्कूल बनवाइए, अच्छे सड़क बनवाइए, गांव गली गली में जो कीचड़ें हो रही हैं सीसी मार्ग बनवाइए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के ऊपर इतनी राजनीति करती है। अभी अनूपपुर जिले में शिवराज जी का लगातार दौरे चल रहा है, हर औसतन 10 दिन पे। मध्य प्रदेश में लगभग 47 सीट के आसपास आदिवासी सीट है। आदिवासी की क्या चिंता है? शिवराज जी को क्या चिंता है आदिवासी? आज आदिवासी के ऊपर लगातार जिस तरीके से अभद्रता की जा रही है, चाहे वो मारपीट हो, चाहे वो सीधी का पेशाब कांड देख लीजिए, क्या चिंतित है, क्या गंभीर है सरकार। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आदिवासी भोले भाले हो सकते हैं, उनको बहका के वोट नहीं लिया जा सकता। उनके लिए आपको ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा, उनकी जीविका के साधन देखना पड़ेगा, उनके बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी जीविकाएं पर मिनट, पर घंटे, पर दिन निकलने से पहले, सूर्य निकलने से पहले और सूर्य अस्त होने तक
उनकी कैसी गतिविधि चलती है, उसको सरकार को देखना पड़ेगा। सरकार बार बार यहाँ पर मंच से या माइक से बोल देने से नहीं है कि हम आदिवासी को लिए कर सकते हैं कि वो कर सकते हैं। आपको उनकी जीरो ग्राउंड पे जाके, उनकी गाँव पे जाके, उनके घरों पे जाके आपको देखना पड़ेगा। दौरे करने से नहीं होते कि आपने अगर शहडोल पे दौरे कर दिए कि अनूपपुर पे दौरे कर दिए तो आदिवासी भला होना। यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनके मुख्यालय पे, चाहे अनूपपुर पे मैं बात करूं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अनूपपुर कोतमा सभी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, लेकिन आदिवासियों के नाम पे सिर्फ धोखा है। तो यहाँ पर आदिवासियों को एक वोट बैंकिंग और मोहरा बना रही है सरकार। सरकार को सोचना भी पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा, तभी आदिवासियों का विकास होगा। कागज और पन्नों पर कह देने से नहीं होगा। अब वोट लेने के लिए नहीं, शिवराज जी आप काम करने के लिए आइए आदिवासियों के बीच, तभी हमारा देश का उद्धार हो पाएगा। राजनीति नहीं, यहाँ पर काम की नीति करिए, तभी हमारा मध्य प्रदेश आगे समृद्ध और शक्तिशाली बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। और यहाँ पर से खास तौर पर जो है हमारी चुनावी तर्क वितर्क की चर्चाएं हैं, चुनाव अपने जगह पर, राजनीति अपनी जगह पर, लेकिन अगर क्षेत्र के मुद्दों की बात करें तो आपको जानकारी दे दूं मैं कि आज अनूपपुर ज़िले में ना तो रोज़गार की कमी है, ना किसी तरह की व्यवस्थाओं की। कई जगहों पर उद्योग लगने थे, कई जगहों पर कालदियाँ हैं, कई जगहों पर प्लांट लगे हुए हैं और कई जगहों पर व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है आज कि कहीं ना कहीं पर स्थानीय क्षेत्रीय लोगों को जो है, जहाँ पर 70% रोजगार की बात सरकार भी करती है, नियम कानून भी करता है, लेकिन उन नियम के तहत क्या वाकई में लोगों को रोजगार मिल रहा है? क्या क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वो हैं? अभी जैसा कि संदीप जी ने कहा कि पुष्पराजगढ़ विधानसभा ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर आज ये स्थितियाँ बनी हुई हैं कि मॉडल रोड हों या फिर मुख्य सड़कें हों, वो तो चमचमाती दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर के हालात कुछ अजीब होते हैं। तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से लेकर के आपके रोजी रोजगार तक कहीं ना कहीं पर सिर्फ और सिर्फ देखा जा रहा है कि सब कुछ कागजों तक सीमित है। तो चलिए, ऐसी कुछ खास चर्चाएं हमारी लगातार चलती रहेंगी इस चुनावी तर्क वितर्क में, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।